जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का और इसका एग्जाम डेट आपका निकल चुका है। इसका एग्जाम 23 अप्रैल से होने वाला है, यानी अप्रैल में आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक जिनका तैयारी नहीं हुआ है या कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, तो आज का यह क्लास उनके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपका 100 में 100 क्वेश्चन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज का यह क्लास पूरे 100 में 100 क्वेश्चन आपको दिला कर रहेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके हिंदी से है। हिंदी में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीके से 40 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है। तो ठीक है, तो देख लीजिए आज का आपका पहला प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है बीएसएससी कार्यालय परिचारी को टारगेट प्रश्न है। देख लीजिएगा अच्छा से। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र कर्मभूमि उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मात्र 2 लेखक का नाम आपके एग्जाम में आता है। 30 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपका लेखक का आता है। 2 प्रश्न किसका आता है? लेखक का। बाकी मुहावरा हो गया, लुकोक्ति हो गया, उल्टा शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, शुद्ध शब्द हो गया, ये सब पूछा जाता है। मात्र 2 शब्द आपका 2 प्रश्न लेखक से पूछा जाता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपको सारा क्लियर कर देंगे। मात्र ये वाला याद रखिएगा, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। और एक और याद रखिएगा जो कि आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे में यहाँ पर गोदान पूछता है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गोदान के जो लेखक हो जाते हैं वह प्रेमचंद्र हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? प्रेमचंद्र हो जाते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न बनता है इन्हीं से बनता है, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न उसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसको क्या है पूछता है आपके एग्जाम में कि भारत में राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? भारत में राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? यह बिहार दरोगा में पूछा जा चुका सवाल है। भारत में राष्ट्र कवि हम लोग किनको कहते हैं, ठीक है। ये दरोगा में भी पूछा जा चुका और ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में भी ये वाला सवाल पिछले साल पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो सभी बच्चे को पता है, रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग भारत के राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। यह प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर और भी इंपोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र से मात्र यही एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मात्र 2 क्वेश्चन आपका लेखक से आएगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं ये सब आपका व्याकरण से आएगा। फिर क्या से आएगा? व्याकरण से आएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? मतलब भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं वह किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी है उसका आंसर छिपा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 2 इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो इसलिए हम आपको पहले करवा दिए, ठीक है ना। ये 2 लेखक का नाम रखेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आता है आपका व्याकरण का। आता है व्याकरण से पूरा 28 सवाल आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में कितना तो मतलब आपके एग्जाम में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 30 में से 28 सवाल आपका व्याकरण का आएगा, 2 सवाल आपका लेखक का आएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर का 40 क्वेश्चन का आपका जीके रहता है। 40 क्वेश्चन क्या रहता है? जीके रहता है। उसके बाद मैथ रहता है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन मैथ रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए। नीरज शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीरज का हम लोग क्या संधि विच्छेद करेंगे? कोई बच्चे बता सकते हैं नीरज का संधि विच्छेद ए वाला ऑप्शन होगा या बी वाला होगा? कौन सा इसमें नीरज का संधि विच्छेद है? ए वाला या ए वाला चाहे ए वाला, कौन सा इसमें नीरज का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीर प्लस में ज। नीर प्लस में ज हो जाएगा। नीर प्लस में क्या हो जाएगा? ज। जैसे में यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं? नीर प्लस में
में ज, क्या ज। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। ये सही शुद्ध संधि विच्छेद जो होगा नीरज का यही होगा। नीर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ज का मतलब ही समझ रहे हैं जल, ठीक है। तो ज का मतलब ज ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो नीरज, नीरज का जो संधि विच्छेद होगा नीर प्लस में ज। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिला है। मिलता जुलता कौन सा आपका है, तो ए वाला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे में अज, तो ये र और अ मिल के क्या बन जाएगा, रब बन जाएगा। तो नी र ज ऐसे, ठीक है। लेकिन शुद्ध संधि विच्छेद नीर प्लस में ज होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में दिया जाए ये सवाल कि नीरज शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग को सही क्या करना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन तो ए रहेगा, ठीक है। नीर प्लस में ज रहेगा, ठीक है। आगे आइए। 4 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कल था। ये वाला सवाल सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा चुका सवाल है। हिंदी में आपके पूछे गए हैं, राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा कलता है। कोई बच्चे बता सकते हैं, राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा कलता है। तो आपको विभक्ति याद करना पड़ता है कारक का। कैसे याद करेंगे, जैसे में कर्ता ने, कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को ऐसे होता है, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे आपका होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर कर्ता पूछा तो कर्ता ने, तो राम ने। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा, तो राम ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम ने हो जाएगा। अगर रावण पूछता तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पर क्या हो जाता है, रावण को हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। ये चार अगर ये वाला सीख जाते हैं आप लोग, तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, अगर आप पहचानना सीख जाते हो। ज्यादातर यही वाला सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कर्ता कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता राम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कभी कभी मतलब इधर उधर करके देंगे कि कर्म कौन सा होगा, कर्म आप लोग को बता दिए। अगर आप विभक्ति 2 3 भी याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से, 3 इंपोर्टेंट है, ठीक है। तीनों को याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो अगर ने आता है तो कर्ता कारक हो जाएगा, को आता है तो कर्म कारक, और से होता है तो करण कारक। यही आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये वाला सवाल का जवाब आपको देना है, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है, आप लोग बताएंगे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट में। देखिए आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा, ठीक है। उससे पहले पहले आप लोग जवाब दीजिए, उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है ये बताना बहुत जरूरी है, तभी तो हम अपने कुछ सुधार कर पाएंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हम सुधार कर पाएंगे, ठीक है। ये जरूर बताइए कि आपको क्लास मेरा कैसा लग रहा है। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा, ठीक है। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो कभी न मरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर। जिन जिनको पता था बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जवाब दीजिए, आपका हिंदी में कम से कम 29 28 नंबर आ जाएगा। 29 सॉरी मतलब 30 प्रश्न में से 29 28 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नंबर तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है बीएसएससी में, ठीक है। और आपका एग्जाम डेट निकल चुका है, तो घर पर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अहंकार का विलोम शब्द क्या होता है। अहंकार का विलोम शब्द क्या है, अहंकार का विलोम शब्द क्या है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, जिनको जिनको आ रहा है देख लीजिए। क्या होगा, अहंकार मतलब पूरा घमंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा घमंडी। लेकिन उसका उल्टा पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, घमंड है मतलब अभिमान है, सेम वो हो गया। गर्व है वो भी सेम ही हो गया। लेकिन अहंकार का जो उल्टा होगा क्या होगा, विनम्रता। क्या हो जाएगा, विनम्रता मतलब शांत व्यक्ति, ठीक है। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए पीडीएफ, पीडीएफ आपका चला जाएगा इस क्लास का। उपकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उपकार का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा उपकार का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। उस समान अर्थ या समान अर्थ समझ सकते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। मतलब हम उपकार को और क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे में उपकार को एहसान बोलते हैं ना, कहता है कि उपकार कर दे मतलब एहसान कर दे।
या कृपा कर दी हमको पर, या सहायता हमको कर दिया, उपकार कर दिया, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तीनों तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लेकिन अपकार उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। उपकार का उल्टा अपकार होता है, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछता तो क्या हो जाता, अपकार हो जाता है। यहाँ पर कौन सा सही होगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अपकार आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। देखिए ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मेघदूत किस विद्या की रचना है। मेघदूत किस विद्या की रचना है, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपके मम्मी पापा और आपके सपने को पूरा करेगा, ठीक है ना। जब तक आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, डेली आपको इस चैनल पर रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको डेली रिवीजन करवाया जाता है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे तो जो क्लास होगा, जो पीडीएफ होगा, आपको डेली मिलेगा, और शाम 7 बजे आपका डेली क्लास होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताएं, अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत जो क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिख रहा है 9334517119, इस नंबर पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इधर से मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। मेघदूत किस विद्या की रचना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कोई बच्चे बता रहे हैं कि खंड काव्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। क्या हो जाएगा, खंड काव्य। मेघदूत की रचना मतलब किस विद्या की रचना है, तो ये खंड काव्य की रचना है, ठीक है। हिंदी में आपका कुछ इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि ऐसा ये वाला प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन है संभावना कि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे आइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुहावरा पर आधारित है कि प्यासे को पानी पिलाना यह किस प्रकार का मुहावरा है। मतलब यहाँ पर एक मुहावरा दिया है कि प्यासे को पानी पिलाना, यह किस प्रकार का मुहावरा है। क्रिया आधारित मुहावरा है, या संज्ञा आधारित मुहावरा है, या विशेषण आधारित मुहावरा है, क्या है। तो यहाँ पर नहीं है पानी पिलाना, तो पिलाना आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिया। तो यह कौन सा किस पर आधारित है, तो क्रिया आधारित या मुहावरा है। क्रिया आधारित मुहावरा हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यासे को पानी पिलाना यह किस प्रकार का मुहावरा है, तो पिलाना क्रिया हो जाएगा, यानी क्रिया आधारित मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में मुहावरा से 1 नंबर कन्फर्म है। एक नहीं, 2-3 नंबर आपका मुहावरा से कन्फर्म है। अगर आप मुहावरा बनाना सीख जाते हैं, 2-3 नंबर आपका कन्फर्म है। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल धोखा देना तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शादी करना यानी विवाह करना, ठीक है। हाथ पीले करना, और आप लोग को भी नौकरी लग जाता है तो आप लोग भी हाथ पीले कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, विवाह कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए। 11 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, ठीक है ना। जैसे में ये हिंदी के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, रसीम रथी, रसीम रथी के रचयिता कौन है। रसीम रथी के रचयिता कौन है, तो बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर है। रसीम रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूं, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो हिंदी में आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हिंदी में आप 30 में 30 नंबर लेके आओगे, क्योंकि इसमें हिंदी का हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद जीके के 50 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ अगर टाइम बचता है तो मैथ के भी 10-15 क्वेश्चन को हम लोग लपेट लेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप 50 के 50 इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हो हिंदी का, तो 30 कोई नहीं आपका रोक सकता है। 30 में 30 आ जाएगा आपका, 30 में 30 प्रश्न को आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। आगे आइए। अगला नंबर सवाल है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। कलम का सिपाही हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रेमचंद्र को कहते हैं। कलम का सिपाही हम लोग किसको कहते हैं, प्रेमचंद्र को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही हम लोग किसको कहते हैं, प्रेमचंद्र। ये सब कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है, सेम इसी लेवल का, या हो सकता है तो सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए
सिलेबस आपका एक निश्चित है, 10th लेवल का जो फॉर्म भरे हैं उसका एक सिलेबस निश्चित है कि हम यहाँ यहाँ से पूछेंगे। जैसे मैं लेखक हो गया तो लेखक आपको 2 ऊपर करवाएंगे, इधर 3-4 करवा देंगे, मतलब 10-15 आपका लेखक वाला करवा देंगे, वहां से 2 आपका कन्फर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर 13 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है, जिसका कोई अंत न हो उसके लिए क्या शब्द है? ये वाला देखिए, जो जो हल्का है ना, जो जो हल्का टाइप के आ रहा है प्रश्न, उसका जवाब आप लोग देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हल्का है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बताइए, तो 13 नंबर लिखिए और जवाब दीजिए। तो फटाफट नाम हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 14 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक नंबर, आप एक नहीं 2 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। 2 नंबर आपका यहाँ से बढ़ेगा, यानी 2 क्वेश्चन है आपका यहाँ से आएगा। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से आता है। ठीक है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालक का हम लोग अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या बनेगा? बालक का क्या बनेगा? बालिका बनेगा। क्या बनेगा? बालिका बनेगा। ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, ऐसे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, देखिए हम आपको अभी से जो करवाएंगे ना उसके आगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको इंपॉर्टेंट हम बता देंगे कि हाँ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है। देखिए, रामायण के रचयिता से भी आपके कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल बनता है, और ये इससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है बीएसएससी कार्यालय परिचारी में। ठीक है, तो देख लीजिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। रामायण के रचयिता कौन है? तो आप लोग बता सकते हैं रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं इजी लेवल का है। ठीक है, और साथ में आप लोग क्या बताइएगा? महाभारत। साथ में आप लोग क्या बताइएगा? महाभारत का बताइएगा कि महाभारत का लेखक कौन है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है और महाभारत के, देखते हैं कौन कौन। अगर जो इसका जवाब दे रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे कि हाँ सर ये वाला सवाल का जवाब मुझे आता है। ठीक है, और इसका आंसर भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर जो भेज देते हैं उनको मैं पीडीएफ अपनी तरफ से एक फ्री गिफ्ट के रूप में कि हाँ आप इसका आंसर जानते हैं बाबू, तो लीजिए हमारे तरफ से एक गिफ्ट। ठीक है, जो इसका आंसर जानते हैं, गूगल नहीं करना, एकदम ईमानदारी पूर्वक अगर आपको ये दोनों प्रश्न का जवाब आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका जवाब लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए या सीधे कॉल कर लीजिए। आपको टीम मेरी उठा लेगी कॉल, आपके पास पीडीएफ भेज देगा सवाल का जवाब अगर आप दे देते हैं तो। ठीक है ना, तो पीडीएफ रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी वाला पीडीएफ आपको भेज देंगे, उसको याद कर लेंगे तो वहां से 30 में 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जवाब दे दीजिए, कम से कम कुछ तो कुछ हम बच्चों को फायदा देना चाहते हैं। ठीक है ना, आप उसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब जानते हैं तो जरूर भेजिएगा। ठीक है, आगे आइए। कमायनी के कवि कौन है? देखिए, लेखक वाला प्रश्न आया यहाँ पर, लेखक वाला ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेखक में यहाँ से एक दो तो प्रश्न आ ही जाएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। ठीक है, कमायनी के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक कौन है, कोई बता सकता है? कमायनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर एक है रामधारी सिद्दीन का, तो ये तो नहीं हो जाएगा, पंत जी नहीं हो जाएंगे, निराला जी नहीं हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे? प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रसाद। कमायनी के कवि कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल है, जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए सही शब्द क्या है? आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए, देखिए जैसे मैं शिक्षित भी उसका मतलब होगा, लेकिन उसका अर्थ पूछ रहा है कि जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द में अनपढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनपढ़। अशिक्षित भी होगा, उसका मतलब होगा, लेकिन उसके लिए एक शब्द में नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द होना चाहिए, तो अनपढ़ होना चाहिए। आप ऐसे अपने एग्जाम में ऐसे ही गड़बड़ करते हैं और एक नंबर आपका चला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। देखिए, जैसे में बच्चे सोचेंगे कि दोनों का तो अशिक्षित मतलब तो वही अनपढ़े हो गया, लेकिन इसका पूछ रहा है ना कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सिर्फ एक शब्द पूछ रहा है, उसका मतलब पूछता तो भले अशिक्षित ये सब हो जाता है। ठीक है, चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो सर्वनाम का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है। सर्वनाम को हम लोग कैसे पहचानते हैं, जिसके शुरुआत में मैं, आप, तुम, वह, ये सब रहता है, वो आपका क्या रहता है, सर्वनाम रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैं। इसमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, मैं हो जाएगा। चलना इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। सभी प्रश्न यहाँ पर आपका क्लियर है, आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नीलांबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर। नीलांबर शब्द में आपका कौन सा समास है। तो एक कर्म को देखिए धारण क्या हो कि नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, एक कर्म को धारण किए हुए अर्थात कर्मधारय समास नीलांबर हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें बीच में योजक चिन्ह है। एग्जाम्पल में माता पिता, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, माता पिता। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चिन्ह आ गया। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ये जिसमें आ जाएगा वो द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। बहुव्रीहि में ज्यादातर आपका भगवान का नाम आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैंने नीलकंठ पूछ दिया, चक्रपाणि पूछ दिया, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है कि जिसमें दोनों शब्द का अर्थ हो, जिसमें दोनों शब्द का अर्थ हो, वो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है, आगे आइए। 20 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, आपको देख लेना। और इसका जवाब अगर आपको आए तो ईमानदारी पूर्वक इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसमें 50 है, अगर आप 50 में 40 भी सही कर देते हैं, यकीनन मानिए कि आप अपने एग्जाम में 30 में 30 प्रश्न सही करके आओगे, ठीक है। लोहा मनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, जो पढ़ाई के प्रति थोड़े सीरियस रहते हैं, जिनको रिजल्ट चाहिए, वो वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब जैसे में जिनको सीरियस है, नहीं रिजल्ट से मतलब नहीं, वीडियो देखिए चाहे कोई ना देखिए, क्या मतलब है। देखिए, आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। इसमें हम 50 से हिंदी बताने, उसके बाद जीके करने करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम 50 बता रहे हैं, तो उसमें से मान लीजिए लगभग भी, मान लीजिए कि आप लोग कहेंगे सर 30 में 30 नहीं आ सकता है। मान लीजिए कि लगभग 50 में से बता रहे हैं 20 आ सकता है। 20 तो एकदम कन्फर्म है, मेरा लिख कर ले लीजिए। 20 कन्फर्म रहेगा, भले 25 तक पहुंच जाएगा, 25 तक पहुंच सकता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जो 50 बता रहे हैं, उसमें से 25 सेम टू सेम एकदम उसी लेवल का, चाहे लेवल छोड़ दीजिए, हूबहू वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम उस लेवल का मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन को इधर उधर से देखते हुए, जो भी पिछले साल का पेपर है, किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, उसको देखते हुए हम प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लोहा मनाने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लोहा मनाना मतलब क्या करना है, पराजित होना या डर जाना या लड़ना। तो श्रेष्ठ मानना, क्या मानना, श्रेष्ठ मानना। लोहा मानना मतलब है श्रेष्ठ मानना, किसी को श्रेष्ठ मानना मतलब लोहा मानना, ठीक है। आगे आइए। पंचवटी किस समाज का उदाहरण है? मतलब जो डेली मेरा क्लास करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये वाला मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पंचवटी किस समाज का उदाहरण है? तो पंचवटी किस समाज का उदाहरण होगा, जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, संख्या। संख्या आ रहा है पंचवटी, तो पंच आ रहा है, पंच क्या है, संख्या ही ना है, पंच मतलब पांच। तो जिसमें संख्या आ जाए, जो संख्या आ जाए वह कौन सा समास होता है, दिग्गु समास होता है। जिसमें संख्या आ जाए वह कौन सा समास होता है, दिग्गु समास होता है। द्वंद्व में क्या होता है, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, वो आपका द्वंद्व समास। अभी हम आपको ऊपर बता दिए, बहुव्रीहि तो अभी क्लियर कर दिए, जिसमें भगवान का नाम आ जाए, ठीक है। आगे आइए। 22 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। सरस्वती किसकी देवी है। काफी इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कभी कभी हो सकता है डाल दे, ऐसे तो डालने का नहीं न के बराबर संभावना है, लेकिन हम इसलिए ले लिए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सरस्वती से, ठीक है। सरस्वती से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, और अभी आने का थोड़ा सा चांस है कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो सरस्वती किसकी देवी है, तो बताइए। तो धन का तो लक्ष्मी हो जाएंगे ना, विद्या का हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, विद्या का हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है, नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है, कोई बच्चे बता सकते हैं। नीला है कंठ जिसका, उस वह कौन सा समास हो जाएगा, नीलकंठ आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो हम आपको ऊपर क्या बताए थे कि जो भगवान का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, वह कौन सा समास होता है। तो बिल्कुल क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है।
जिसमें भगवान का नाम आ जाए, जैसे नीलकंठ भगवान का नाम है, नीलकंठ आप लोग समझ ही रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा प्रश्न हम आपको इस तरह से करवा देंगे कि आपको याद भी रहेगा और आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, और चैनल को आपको नहीं भूलना है, यह चैनल आपका उम्मा जी के ट्रिक है जो आपको रिजल्ट दिला कर रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट चैनल है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, यहीं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का तैयारी करवाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का बहुवचन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। पुस्तक, तो पुस्तक के पुस्तकें होगा या पुस्तकों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या पुस्तकिया हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। क्या हो जाएगा, पुस्तकें। पुस्तकें यहाँ पर वाला, ये वाला सही आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु होना चाहिए था, यहाँ पर पुस्तकें जो है सी वाला ऑप्शन आपका देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। पुस्तक का बहुवचन क्या, पुस्तकें। ठीक है, आगे आइए। 25 नंबर सवाल है, आप लोगों के लिए जवाब देना है, आप लोग को जवाब देना है। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, परोपकारी। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, परोपकारी। सब बिल्कुल सही है, और आप लोग भी दूसरों का भला कीजिए, मतलब मेरा भला कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों का भला कीजिए, स्वार्थी मत बनिए। ठीक है ना, आगे आइए। 26 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न रहता है, पर्यायवाची वाला। ठीक है ना, उदास का पर्यायवाची है, उदास का पर्यायवाची का मतलब उदास को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं या उसका अर्थ और क्या हो सकता है। तो उदास का प्रसन्न तो नहीं, उसका अर्थ होगा हर्षित मतलब खुश होता है, और संतुष्ट मतलब भी खुशी होता है, लेकिन खीन मतलब क्या होता है, उदास होता है। तो बी ऑप्शन उदास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, खीन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका अगला नंबर सवाल है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी शब्द कौन सा है? ये वाला भी सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम में पूछा जा चुका, और यह हिंदी का ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये पिछले साल में पूछा गया था, उससे पिछले साल वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये सब जो रहेगा ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, हालांकि ये पहचानने का हम आपको तरीका नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, इसका कोई तरीका होता ही नहीं है पहचानने का, नहीं तो हम आपको बता देते, आपको देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ऐसा जब भी शब्द रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 28 नंबर आपका सवाल है, पवन का विलोम शब्द है, पवन का उल्टा क्या होता है? पवन का उल्टा क्या हो सकता है? पवन का मतलब हवा होता है, और हवा का उल्टा क्या हो सकता है, कोई बच्चे बता सकते हैं? तो हवा, हवा मतलब पूरा तेज चल रहा है, मतलब उसका अर्थ जो हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 29 नंबर सवाल है जो कि सीधा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध का अशुद्ध रूप क्या है? शुद्ध का मतलब शुद्ध का सही देखना है, इसका गलत रूप क्या है, अशुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध का इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है, देखिए तो बताइए तो कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध देखिए ये बिल्कुल से शुद्ध एक तरफ से ऐसे लिखाता है, आपको पता भी है, एक ऐसे भी शुद्ध लिखाता है और एक ऐसे भी सुधा लिखाता है, तो ये सब आपका सही रूप में लिखा है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा ये, लेकिन ऐसे आप कहीं पर भी शुद्ध नहीं लिखे देखे होंगे, ये तो शुद्ध सही है, कहीं कहीं पर शुद्ध देखे होंगे तो ऐसे लिखा रहता है, या शुद्ध ऐसे, या शुद्धा कभी कभी रहता है किसी का नाम तो ऐसे, लेकिन शुद्ध आप इस प्रकार से कभी नहीं देखे होंगे, यह अशुद्ध रूप हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 30 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछे, जैसे में रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के भी रचयिता है, किसके रचयिता है, जन गण मन के भी रचयिता कौन है, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। 31 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, राम बहुत तेज है, राम बहुत तेज है, वाक में तेज क्या है? राम बहुत तेज है, इस वाक में तेज क्या है? ठीक है, बता सकते हैं कोई बच्चे, इस वाक में आपका तेज क्या होगा? तो तेज आपका क्या होगा, बता सकते हैं? जैसे में यहाँ पर देखिए, हम आपको क्लियर कर दें कैसे कहे, जैसे सबसे पहले तो राम आपका क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, राम आपका संज्ञा हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, संज्ञा, ये सभी को पता है। राम कौन सा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, सभी को पता है, ये तो क्लियर
क्लियर है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, जैसे में यहाँ पर तेज, तो तेज उसका विशेषता बतला रहा है कि जैसे राम है सो क्या है, बहुत तेज है, मतलब उसका विशेषता बतला रहा है। और जो विशेषता बतला है उसका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम बहुत तेज है, इसमें तेज क्या हो जाएगा, उसका विशेषता उसका विशेषता बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 32 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या होगा। जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या होगा है, आपको पता है, जवाब दीजिए तो फटाफट। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपका मतलब आप पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है, आपका रिजल्ट जरूर होगा। मैं शुभकामनाएं करता हूँ, आपका रिजल्ट जरूर हो। ठीक है, चलिए। जो दिखाई ना दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो फटाफट। जो वीडियो देख रहे कमेंट में एक बार जवाब दीजिए तो। जो दिखाई ना दे 32 का क्या होगा, ए बी लिखकर बताइए तो। जो दिखाई ना दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा, अदृश्य। ऐसे ही जवाब आना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। 33 नंबर आपका, देखिए हिंदी का यहाँ पर 50 करवा रहा है, 50 में से 30 तो आना कन्फर्म है। ठीक है, सूरदास किस युग के कवि हैं। देखिए कवि वाला प्रश्न आ गया, यानी लेखक वाला प्रश्न आ गया, तो देख लेते हैं हम लोग। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, मतलब किस युग के कवि हैं, तो सूरदास। सूरदास यानी भक्ति, भक्ति वाला काल के कवि हैं। कौन सा, भक्ति काल के कवि हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। काव्य में रसों की संख्या कितनी है। काव्य जो है उसमें रसों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा उसमें रसों की संख्या 9। रसों की संख्या कितना है, 9 है। ठीक है। हास रस का अस्थाई भाव क्या है। हास रस का अस्थाई भाव क्या है, ऐसा आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो हास रस का जो अस्थाई भाव होगा वो क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध का जला, काफी इंपोर्टेंट है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है। दूध का जला भी, मतलब जो छाछ है वो फूक फूक कर पीता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। कोई बच्चे बताइए, देखकर ऑप्शन देखकर। जैसे में सावधान रहना, जैसे में ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर, एक बार मतलब दूध से आपका मुंह जल गया तो आप दूसरा बार जरूर उसको फूक फूक कर पिएंगे। अगर वो ठंडा भी रहेगा फिर भी आप उसको क्या करेंगे, फूक फूक कर पिएंगे। ठीक है, ये सभी को पता है। आगे आइए, यानी सावधान होना। ठीक है, आगे। 37 नंबर आपका सवाल है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। कोई बता सकते हैं लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बताइए तो फटाफट। लोकोक्ति, तो लोकोक्ति का अर्थ होता है मुहावरा होता है, या कहावत होता है, या वाक होता है, या पद होता है। क्या होता है, तो यह एक प्रकार का लोकोक्ति को हम लोग कहावत भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। जैसे पुत्र का सुत भी हम लोग बोलते हैं, तनय भी बोलते हैं, कुमार भी बोलते हैं, लेकिन पुत्री कभी बोलेंगे पुत्र को नहीं ना, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्यायवाची कौन नहीं होगा, पुत्री नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। जिसे जिसे जितना कठिन हो, जिसे जितना कठिन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। जिससे जितना कठिन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिससे जितना कठिन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक है, 40 नंबर आपका सवाल है, कविता किसकी अभिव्यक्ति है। कविता किसकी अभिव्यक्ति है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कविता किसकी अभिव्यक्ति है। तो यह भावना का अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के किस कवि को मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह हिंदी के किस किस कवि को मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो रामधारी सिद्ध को मिला है, क्योंकि यह राष्ट्र कवि है। गे को भी आपका मिल चुका है, महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है, यानी यहाँ पर सभी को, सभी है तो ज्यादातर चांस 90% चांस बनता है कि यहाँ पर डी वाला यानी सभी वाला ही सही होगा। 90%, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सभी प्रश्न जिसमें सभी दिया है उसमें सभी ही होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, कोई बच्चे बता सकते हैं निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए।
43 नंबर आपका सवाल है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंखों का तारा मतलब प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। वह बाजार गया वाक्य में कौन सा क्रिया है? वह बाजार गया वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो याद रखिएगा, गया। गया कौन सा हो जाएगा? क्रिया यानी जाना। गया मतलब जाना। क्या हो गया? जाना। तो जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 45 नंबर आपका सवाल है, नीति का विलोम है। कोई बच्चे बता सकते हैं नीति का विलोम क्या होगा? नीति, नीति मतलब नियम होता है, उसका उल्टा पूछ रहा है। नीति का विलोम क्या हो जाएगा? अनीति। क्या हो जाएगा? नीति का विलोम क्या हो जाएगा? अनीति हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? अजर। अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अजर। अगला नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भी आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 19 मतलब किस वर्ष से ये शुरुआत हुआ था? तो 1955 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे आइए। 48 नंबर आपका सवाल है, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? मधुर का उल्टा शब्द क्या होगा? मधुर का विलोम शब्द क्या है? याद रखिए, मधुर का क्या हो जाएगा? कड़वा। मधुर का क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर आपका सवाल है, नील। देख लीजिएगा अच्छे से, नील शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नील शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो नीला के लिए। नील शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नीला के लिए। नहीं, नील होता है ना नीला के लिए। 50 नंबर सवाल है और आखिरी सवाल हिंदी का है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सत्य बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अब आपका किसका स्टार्ट हो रहा है? अब आपका जीके का स्टार्ट हो रहा है। जीके का जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग बताइए तो एक ठो पे हिंदी में आप लोग 50 में से कम 20-30 तो सही किए होंगे। इतना भी सही किए हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाएगा इस बार। ठीक है, तो कमेंट में बताइए 50 में से आपका कितना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग जीके के 10-5 प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी फिर लंबा हो जाएगा। चलिए 10 तक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे? कोई बच्चे बता सकते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति का जो संबंध होगा, नीली क्रांति का संबंध मतलब मछली उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। दूध उत्पादन किससे होता है? तो श्वेत क्रांति से होता है। किससे होता है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। और अनाज उत्पादन को हो जाएगा हरित क्रांति से हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे तीनों याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कोई बच्चे बता सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, या कभी कभी इसका नाम ही चेंज करके कह देता है लीवर। क्या कह देता है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से, AREA, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कोई बच्चे बता सकते हैं? तो वो आपका गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से आपका गोवा हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 नंबर आपका प्रश्न है, किस ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? रेड प्लेनेट हम लोग किसको कहते हैं? लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंक ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? पिंक सिटी, पिंक प्लेनेट, सॉरी, पिंक ग्रह यानी गुलाबी ग्रह या लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो दोनों एक ही को कहते हैं, यानी मंगल यानी मार्स को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट बुध हो जाएगा। लार्जेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा हो जाएगा? जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 6 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइएगा कमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज का जो स्थापना किया था वो आपका किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे आइए।
7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है। ठीक है, ये जीके में आपका ज्यादातर पूछा जाता है अनुसूची वाला और अनुच्छेद वाला। तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूची हो जाएगा, टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन सी आप लोग क्या कर दीजिएगा, बिल्कुल सही कर दीजिएगा, अनुसूची पूछेगा तो। ठीक है, आगे आइए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर आज का आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का जो पहला परमाणु बम बनाया गया था उसका परीक्षण यानी उसका जांच कब किया गया था, तो याद रखिएगा पूरी डेट की बात करें तो 18 मई 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1974 ईस्वी में, 18 मई 1974 ईस्वी को। कहाँ में किया गया था, पोखरण में किया गया था। कहाँ में किया गया था, पोखरण, यानी कहाँ में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आइए। 10 नंबर आपका सवाल है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेघालय का आपका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेघालय, मेघालय, मेघालय मतलब क्या होता है, बादलों का घर होता है। मेघालय मतलब बादलों का घर होता है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बादलों का क्या होता है, घर होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बादलों का घर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हालांकि अभी देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रश्न छूट चुका है यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग तो इतना देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि इतना लंबा वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, द इंड करते हैं। यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, द इंड करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया करते हैं। इसी तरह से अगर आप पढ़ाई कीजिए अप्रैल तक तो आपका रिजल्ट अभी से भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।